सर नमस्कार, मैं विनोद शर्मा रेडियो नोएडा लोक मंच 91.2 एफएम पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम नोएडा के 45 वर्ष पूरे होने पर जिन हस्तियों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, उनमें एक हैं ऐसे अधिकारी जिनका नाम नोएडा के हर नागरिक की जुबान पर है। वह नोएडा में ऐसे अधिकारी रहे हैं जो डीएसपी से लेकर, यानी उस समय एक सर्किल ऑफिसर सीओ रहते थे, एकमात्र थे, उसके बाद वो एसपी भी रहे, फिर एसएसपी भी रहे और आईजी इंटेलिजेंस के पद तक पहुंचे। ऐसे शख्स हैं आर.के. चतुर्वेदी जी। उनसे मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। चतुर्वेदी जी अब जुड़ रहे हैं हमारे रेडियो से। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी। आप सर नोएडा में जुड़े रहे हैं काफी लंबे समय से। आपने 1993-97 में सीओ का पद संभाला, 98-99 में आप एसपी रहे और 2008-9 में एसएसपी का पद भी संभाला। नोएडा को लेकर आपने शुरू में जो पुलिस सिस्टम उस समय था, उस समय को लेकर हमारे नागरिकों को बताइए कि किस तरीके से आपने उस समय काम किया, कैसी चुनौतियां उस समय थी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं विनोद जी और आपके जो भी सम्मानित दर्शकगण श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं कि 92 में मैं जब नोएडा पहुंचा था, मैं उसके पहले लखीमपुर खीरी एक साधारण छोटा सा जनपद और अविकसित जनपद वहां से आया था। तो पहले हफ्ते तो मुझे नोएडा की पुलिसिंग ही समझ में नहीं है, क्योंकि हम लोग तो उस जगह से आए थे जहां थाने का नाम गंज कोईपुर कोई मोहल्ला होता था। आते ही जब पहली चीज पूछी कि कौन सा थाना है, तो वो सेक्टर 20 है, सेक्टर 39 है। पहला कंफ्यूजन तो मुझे यही, व्हाट इज दिस सेक्टर, ये सेक्टर क्या होता है। तो 2-4-6 दिन तो मुझे यही सब समझने में लग गया। और कभी अच्छा, नोएडा का दिल्ली से प्रॉक्सिमिटी होना, हमें कभी कभी पता चलता कि हम जहाँ खड़े होकर के चेकिंग कर रहे हैं ये जगह नोएडा नहीं बल्कि दिल्ली में खड़े हैं, क्योंकि नोएडा का जो ये हमारा गोल चक्कर वाला इलाका है, गोल चक्कर से झुनपुरा तक का, वो दिल्ली से इस तरह से घुला मिला था कि समझ में ही नहीं आता था कि हम कहाँ हैं, दिल्ली में खड़े हैं या नोएडा में खड़े हैं। और आपका सेक्टर 55 सेक्टर 58 के बाद पूरा इलाका खाली होता था और इधर सेक्टर 40 के आगे खाली गांव थे, या भंगेल था, आपका सलारपुर, ऐसे कुछ गांव, और ले देके उन सब के बाद खाली एक एनईपीजेड हुआ करता था जो आज एसईपीजेड के नाम से जाना जाता। तो नोएडा आज तक उस समय सेक्टर 58, 55 से लेकर के और सेक्टर 40 तक, और इधर हिंडन और यमुना का कैर किनारा तो था ही था। कुल मिलाकर के बड़ा बहुत जो आज इसका स्वरूप है, इसका मुझे लगता है आधा और चौथा ही रहा होगा। 25% करीब था, 32% करीब रहा होगा। और सबसे बड़ी चीज कि आज जहाँ पे नोएडा में एडीजी रैंक के अधिकारी बैठे हैं, उस समय जब शुरुआत थी तो वहाँ सीओ नोएडा होता था। सीओ मतलब एक डीएसपी ही इस पूरे इलाके का इंचार्ज होता था। तो बल्कि कभी कभी मजाक में लोग कहते भी थे कि नोएडा में 2 ही अफसर होते हैं, आइदर सीओ नोएडा और सीईओ नोएडा, हेड ऑफ नोएडा अथॉरिटी। बिल्कुल। तो उस तरह की पुलिसिंग से हम लोगों ने शुरू की थी, और पुलिसिंग भी कुल मिलाकर के ले दे करके एक जो उत्तर प्रदेश की सामान्य रूरल टाइप की पुलिसिंग होती है। मतलब अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला कंप्लेनेंट थाने में आ जाता था तो थाने में अफरा तफरी हो जाती थी, भाई इसकी बात कौन सा है। और कई ऐसे उदाहरण है, मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा। जी। सेक्टर 20 थाने में सेक्टर 28 या 29 के किसी मकान का मैटर था। जी। और एक लेडी आई जो थी तो इंडियन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे वो लोग। हाँ। तो उसकी इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन टाइप की थी। हमारे एसओ साहब जो थे वो शुद्ध रूप से देसी टाइप के अफसर थे, और जो सबसे पढ़े लिखे थे वो जीसी टमटा होते थे। अब जो डीएसपी से रिटायर हुए हैं वो चौकी इंचार्ज थे, उनकी चौकी क्षेत्र का मामला था। सीधे इन लोगों का फोन मेरे पास गया कि सर ये एक लेडी आई है और उनकी बात ही हम लोग नहीं समझ पा रहे। तो अंत में फिर मुझे आकर के उनकी बात समझनी पड़ी और हम एक्सप्लेन कर पाए। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम मतलब एक रूरल पुलिसिंग से एक अर्बन पुलिसिंग बनाने का ये काम जो है, जी ये शायद उसी 92-93 से शुरू हुआ था। और वो लगातार बढ़ते बढ़ते आज हम किसी मायने में दिल्ली या किसी भी महानगरीय पुलिस से व्यवस्थाओं में और उसमें कम नहीं। बिल्कुल। तो ये समझिए कि रूरल पुलिसिंग से और मोस्ट अर्बन पुलिसिंग का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इसी अवधि में हुआ है। और शायद मुझे ये कहने में एक गर्व की अनुभूति होगी कि शायद इसकी नींव हम लोगों ने रखी थी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक और चीज को इसमें कोट करना चाहूंगा जी। कि डायल 100 का जो सिस्टम है, मतलब पेट्रोल पुलिस की पेट्रोलिंग की गाड़ियों का, ये दिल्ली में हुआ करता था, उत्तर प्रदेश के किसी शहर किसी जनपद में नहीं था। तो नोएडा अथॉरिटी की मदद से हम लोगों ने सबसे पहली बार पुलिस की पेट्रोलिंग व्हीकल्स और 100 नंबर का एक अलग कंट्रोल रूम और सारी व्यवस्थाएं शुरू की थी। और मुझे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जाकर के तत्कालीन चेयरमैन से, जो आज जिसको नोएडा कंट्रोल रूम तब कहते थे, आज अभी फिर बाद में ये एसएसपी नोएडा का ऑफिस रहा और आजकल अन्य अधिकारी का ऑफिस है, जो बिल्कुल नोएडा के एंट्री गेट पे बेसिकली नोएडा अथॉरिटी का कैफेटेरिया होता था। जी 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 जी। तो हम लोगों ने उसे अलॉट करा करके वहीं से नोएडा कंट्रोल रूम की स्थापना करके उसकी शुरुआत की। तो ये कंट्रोल रूम वाला कंसेप्ट जो हुआ था, ये भी उसी समय शुरू हुआ था। जी जी जी। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो मैं जिसको ये कह सकता हूँ कि इस अवधि में एक रूरल पुलिसिंग से और मॉडर्न बुश पुलिसिंग तक पहुंचाने का, बल्कि मुझे इसमें एक और अपना लोक संवरण नहीं हो पा रहा है इस घटना को बचाने में। जी 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 जी। मेरे बड़े भाई भी पुलिस अधिकारी थे जी, और वो 73-74 में सीओ सिकंदराबाद होते थे। अच्छा। और सीओ सिकंदराबाद के इलाके में बिसरक थाना आता था। हाँ, तब से बिल्कुल, बिल्कुल। और ये नोएडा उस समय बिसरक थाने का एक हल्का मात्र होता था जहाँ कोई चौकी भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो कभी कभी भैया हम लोगों से मुझसे मजाक करते थे कि तुम जिस जहाँ के बड़े तुर्रम खां बन के सीओ बने बैठे हो, ये मेरे इलाके के एक थाने का एक हल्का मात्र होता था। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी रोचक जानकारी दी। सर, मैं एक जानकारी और लोगों के साथ आपकी शेयर कराना चाहता हूँ कि एक बड़ी घटना हुई थी सेक्टर 14 में डकैती वाली, और वो घटना ऐसी थी जिसमें आपने ऐसी भूमिका निभाई थी कि लोगों के दिलों में आप छा गई। उस घटना के बारे में जरूर हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि बहुत दिन हो गए और लोगों को शायद वो याद भी नहीं होगा। प्रोफेसर साहब की बेसिकली वो मुझे जितना याद पड़ रहा है, याद आपने दिला दिया मुझे। जी जी जी। सेक्टर 14 में एक परिवार रहता था जिसमें जो लेडी थी वो तो आरएमएल की रिटायर्ड प्रिंसिपल थी, रिटायर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज की जी, दिल्ली की। और उनके बच्चे जो थे, एक आर्मी में एक बच्चा था और कुछ ऐसा ही हुआ था। तो परिवार बड़ा समृद्ध था और उनके यहाँ बावरिया गैंग ने जो है अटैक कर दिया था। जी जी जी। और सूचना मिलते ही पहुंचने पर हम लोगों को सब कुशल बचा लाए। एक की शायद उसमें कैजुअलिटी हो गई थी, लेकिन अगर पुलिस न पहुंचती तो शायद चारों लोगों का उसमें नुकसान हो जाता। और बाद में हम लोग उस घटना को वर्कआउट करने में भी सफल रहे, गैंग को भी पकड़ लिया हम लोगों ने। उसके लिए हम मुजफ्फरनगर और न जाने कहाँ तक जाके दबी पड़ी। अब विनोद जी, मेरी समझ में मुझे लगता है ऐसी तो सैकड़ों हजारों घटनाएं होंगी जी 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 हम लोगों ने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने याद दिला दी और मुझे याद आ गई भाई। जी 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 जी। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहूँ। जी जी। ये थोड़ा सा नोएडा के नागरिकों के उस पे अप्रोच पर ये करेगा, मतलब प्रकाश डालेगा। जी जी। बाकी जगह आप कुछ भी करते रहिए, वो पुलिस की ड्यूटी समझी जाती, कोई उसका धन्यवाद नहीं देता। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक बार रात में करीब 1-1:30 बजे जी, मेरी आदत थी मैं 1:30 बजे 2-2:30 बजे रात के पहले घर लौटता ही नहीं था। तो ये जो आज आपका अट्टा के पहले जो फिल्म सिटी वाला इलाका था, बिल्कुल सुनसान इलाका हो। जी जी जी। फिल्म सिटी के बाद जस्ट एक नाले के ऊपर पुल है। जी। पुल पे मुझे एक फिएट गाड़ी खड़ी दिखाई पड़ी और 2-3 लोग खड़े उस पे दिखाई पड़े। तब एक आध लेडी नजर आई। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने पता किया तो पता चला आर्मी के कोई रिटायर्ड या सर्विंग ऑफिसर थे। अपने परिवार के साथ वो लौट रहे थे, उनकी फिएट गाड़ी थी और पंचर हो गई। उन्होंने जब वो निकाला उसका स्टेपनी तो वो भी पंचर थी। अब वो बेचारे इस पशोपेश में थे कि बेटी और उसको पत्नी बेटी को छोड़ करके वो अकेले छोड़ करके ठीक कैसे कराना कि जाए पंचर, और पत्नी बेटी जा नहीं सकते थे। संयोग बस उनका सौभाग्य रहा होगा या मेरा सौभाग्य रहा कि मैं पहुंच गया जी। मैंने खैर तुरंत कंट्रोल रूम वाली गाड़ी बुलवाई और कंट्रोल रूम के जो ऑफिसर थे उनको रिप्यूट किया कि जब तक इनकी वो ठीक न होकर के आ जाए आप फोर्स इसी पे रहेगा और ड्राइवर ले जाकर के इनकी स्टेपनी ठीक करा के ले आएगा, क्योंकि रात में बिना पुलिस के कोई पंचर वाला पंचर भी नहीं बनाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक रूटीन की तरह मैं उसको करके चला गया।
करीब 1 या 1.5 महीने के बाद जी। मुझे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से एक प्रशंसा पत्र प्राप्त। ओहो। और उस प्रशंसा पत्र में उन जो भी अधिकारी रहे हैं, मैं नाम तो भूल गया, उनके पत्र का उल्लेख करते हुए इंडियन आर्मी की तरफ से मुझे थैंक्स और अप्रिशिएट किया गया था। मुझे नहीं लगता कि नोएडा के अलावा बाहर का, या हो सकता है ये फौज का कल्चर हो, बिल्कुल, लेकिन ये ऐसी चीज थी जो मेरे दिमाग में थी और मैंने सोचा जी 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 कि शायद ये उदाहरण बने और नागरिकों के लिए कि वो पुलिस के अच्छे कार्य की तारीफ आज भी करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा मतलब आपने उदाहरण दिया। और वो उन सब पुलिस कर्मियों के लिए भी और उन सब नागरिकों के लिए सबक है जो रात में अगर जा रहे हैं तो किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये एक उदाहरण है आपका। जी, जब आप एसपी नोएडा रहे थे उस समय में और सीओ जब रहे थे, उस बीच में जो अंतराल में जो आए दोबारा से, तो वो किस तरह का कार्यकाल रहा और कैसे आपको लगा कि क्या क्या बढ़ गया और आपने कुछ आके शुरू कराया दोबारा फिर? सबसे पहले तो विनोद जी, मैं इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये बताना चाहूंगा कि मैं उसको एसएसपी तक ले जाता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि सीओ कटिंग एज होता है। हाँ हाँ। सीओ का पब्लिक से बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है, लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा, सीओ मतलब जनता के साथ बिल्कुल टच में एसओ और सीओ रहते हैं। जी जी। तो लोगों के दिमाग में सीओ साहब ही होते हैं। मैं ससुरा एसएसपी होके यहाँ आ गया, तभी पुराने बुजुर्ग मिलते थे तो जब कहते और सीओ साहब नमस्कार, तो आप सोचिए कि मुझे क्या लगता हो कि साला ये तो कितना प्रमोशन हुआ, ये तो सब बेकार हो गया, ये तो सामने खड़े करके अभी भी सीओ साहब कह रहे हैं। जी जी। मैं उनको समझाने की भी कोशिश करता है कि भाई अब सीओ नहीं, मैं एसएसपी हूँ। बोले ठीक है साहब, लेकिन हमारे सामने तो आप सीओ ही थे। मैंने कहा भाई वो तो बात सही है आपकी। तो ये परिवर्तन जो यहाँ के खास करके अपने पुराने जो जैसे बच्चों के रघुराज त्यागी वगैरह ये लोग थे, ये कभी मुझे एसएसपी साहब कहे ही नहीं। मुझे मैं एसएसपी हो गया। जी जी। तो इनकी निगाह में मैं सीओ साहब ही बना रहा और मुझे भी इसमें अच्छा लगता था कि चलो कम से कम इनको वो वाली याद तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गई एक मतलब जी, कहते हैं ना एक छेपक टाइप की चीज हो गई। हाँ जी 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 जी। जहाँ तक चेंजेस की बात है कि देखिए अब हम लोगों ने नौकरी बहुत की, 35 साल मैंने की जी, और हर नौकरी हर पोस्टिंग कुछ न कुछ सिखाती थी। जी जी जी। और एक अच्छे अधिकारी होने का मतलब एक अच्छे अधिकारी का ये गुण भी होना चाहिए, और मैं भले अच्छा अधिकारी हूँ या ना हूँ, लेकिन ये गुण मैंने अपने अंदर जरूर रखा कि जो चीज जहाँ से सीखी जब अगली जगह गए तो उसे वहां लागू करना चाहिए। जी 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 जी। तो इसमें एक तो अपनी पेट्रोलिंग सिस्टम को हम लोगों ने अपडेट किया। उसमें तब तक पेट्रोलिंग सिस्टम कई जगह शुरू हो गए थे और हर जगह ऐसे अधिकारी होते हैं जो कुछ न कुछ अपने क्षेत्र में नया करते हैं। जी जी। तो अब उसमें जैसे हम लोगों ने पेट्रोलिंग सिस्टम में ये इंक्लूड किया कि उस समय पे डे होता था 1 तारीख से 7 तारीख तक। तो जो लूटपाट की घटनाएं खास करके इंडस्ट्रियल एरिया से होती थी, जब बैंक से तनख्वाह के पैसे लेकर के कंपनी के लोग कंपनी की तरफ जाते थे, उस रास्ते में होती थी। जी जी। या फिर लेके निकलने वालों के साथ होती थी। तो फिर हम लोगों ने अपने पेट्रोलिंग सिस्टम को उसके हिसाब से डाला, मतलब कहते हैं नीड बेस्ड पुलिसिंग। जी जी। नीड बेस्ड पुलिसिंग। जी जी। तो जब मैं दोबारा यहाँ पे एसपी सिटी होके आया तो एसपी सिटी के थोड़े हालांकि इलाका फिर भी वही था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। जो मैं सीओ के तौर पे करके गया वही मैंने एसपी सिटी के तौर पे। लेकिन उसमें फिर हम लोगों ने जो सोची समझी और जो समझ में आई चीजें, जी जी, जैसे नीड बेस्ड पुलिसिंग करने का, बीट सिस्टम स्थापित करने का, कि बीट का आदमी होगा वो बीट की जिम्मेदारी उठाएगा, चौकियों को क्रिएट करने। हाँ, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया जिसमें मुझे मतलब अथॉरिटी का और पब्लिक का बहुत सहयोग मिला। जब मैं नोएडा में ज्वाइन किया था, इन 6 पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक पुलिस चौकी होती थी, दैट वाज झुनपुरा। जी। लेकिन अथॉरिटी के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से जब मैं यहाँ से गया जी, तो कम से कम 14 या 15 पुलिस चौकियां बन चुकी थी, और किसी को भी सरकार की मदद से कोई नहीं बनी। या तो अथॉरिटी ने बनवा के दी, या फिर जैसे इंडियन ऑयल ने एक बनवा के दे दी, भारत पेट्रोलियम ने 4-5 बनवा के दे दी, जी जी, अथॉरिटी ने बनवा दी हमको चौकियां। कुछ जो नहीं मिल पाई वो जन सहयोग से बनी। ठीक है, हो सकता है वो अनएथिकल हो, जी जी जी, लेकिन क्योंकि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट की चीज थी, पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोग अनएथिकल भी हुए और लोगों से आप कहिए तो काम लेकर के, किसी से कुछ लेके चौकियां खड़ी कराई। जी जी। और आज की स्थिति में आप देख लीजिए, आज भी चौकियां हमेशा उन थानों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इफेक्टिव हैं, क्योंकि चौकी इजी टू एक्सेस है। जी जी जी। तो ये चौकियां जब मैं एसपी सिटी होकर के आया तो मैंने कुछ और बनवाई। तो इस तरह से मतलब जो चीजें
एससीओ हम नहीं कर पाए थे, जी जी कुछ चीजों को हमने करने की कोशिश की। जी 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 जी। अब एक सवाल इस समय है कि अब गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया और आप नोएडा के नागरिक भी हैं, आपको पुलिस सिस्टम का इतना अच्छा अनुभव है, आप बता सकते हैं कि जो ये सिस्टम लागू है उसमें कुछ गुंजाइश अपग्रेडेशन की है या जो सिस्टम लागू है वो एकदम सटीक है और बेहतर है? मैं इसमें दोनों चीज कहूंगा आपसे। जी जी जी। देखिए, पुलिस कमिश्नरेट लागू होना बहुत बड़ी चीज और बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस गौतम बुद्ध नगर जनपद और नोएडा के लिए। जी जी। और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है जी। तो अभी अधिकारी अच्छे हैं, काम अच्छे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी नजर आता होगा और मैं भी चूंकि नागरिक हूँ यहाँ का, मुझे भी नजर आता है पुलिस की प्रेजेंस बढ़ गई है, पुलिस की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। जी जी जी। पुलिस की बातें हर तरह से, मतलब हर चीज में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब जहाँ तक रह गया ये एक चीज बढ़ाने की, जी, वो ये कि अभी जो हमारा पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, जी जी जी, वो अधकचरा है, हाँ हाँ, आधा अधूरा है। पुलिस के कमिश्नर के बहुत सारे अधिकार जो पुलिस कमिश्नर के पास वास्तव में होने चाहिए, वो अभी भी सरकार ने नहीं। अच्छा। तो अगर आप पुलिस कमिश्नर सिस्टम में से पूरा परफॉर्मेंस या पूरा रिजल्ट चाहते हैं तो भाई आपको उसे पूरे अधिकार देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप शस्त्र का लाइसेंस पकड़ना पुलिस का काम देंगे कलेक्टर साहब। बिल्कुल। कलेक्टर साहब को क्या जानकारी है शस्त्र के बारे में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपके बगल में दिल्ली है, दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट में सारे लाइसेंसिंग पावर्स हैं। जी जी जी। तो आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जी जी जी। तो ये आप भी समझते हैं और हमारे श्रोतागण भी समझते होंगे। जी जी जी। ये एक सशक्त लाबी जी जो उत्तर प्रदेश शासन को हमेशा से प्रभावित करती रही है और जो पुलिस कमिश्नर सिस्टम बनने में, लागू होने में सबसे बड़ी बाधा थी। जी जी जी। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसी कोशिशें करती रहती है। मैं इसमें एक और आपको उदाहरण बता दूं कि मैं एसएसपी लखनऊ भी रहा हूँ। लखनऊ में थोड़ा बहुत आइडिया रहता है चीजों का। जी जी जी। बीच में एक दिन अचानक ये मैसेज अखबारों में और हर जगह चलने लगा कि सरकार ने ये सरकार 144 और 107-16 के अधिकार पुलिस कमिश्नर सिस्टम से वापस लेना चाहती। तो ये लगा कि एक तो वैसे ही आधे अधूरे अधिकार थे, अगर ये भी वापस ले लिया तो सब कुछ खत्म हो गया। जी जी जी। तो उस पर एक परिचर्चा हुई थी, भारत समाचार वालों ने बुलाया था, मैं वहां भी गया था। मैंने उस पर स्पष्ट रूप से ये कहा था जी जी कि मुझे नहीं लगता है कि यह प्रकरण मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, क्योंकि मैं डीआईजी गोरखपुर रहे होने के नाते मुख्यमंत्री जी के विचार और व्यवहार से अच्छी तरह परिचित हूँ कि वो एक बार जो निर्णय ले लेते हैं वो ले लेते हैं। बिल्कुल। फिर वो बैक नहीं होते उसमें। तो अगर उन्होंने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है और उसकी किसी चीज में वो कमी नहीं करेंगे। और मुझे लगता है शायद जनचर्चा का, भारत समाचार के उसका उस एपिसोड का संज्ञान मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया गया और अगले दिन बहुत स्पष्ट तौर से कह दिया गया कि ये सूचना, मतलब ये मैसेज कर दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस तरह का कोई निर्देश निर्गत नहीं हुआ था। वो तो कुछ अधीनस्थ अधिकारियों ने अपना दिमाग चलाया कि वे को आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उसको मुख्यमंत्री जी के सामने रखकर उस पर कोई अनुकूल निर्णय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन चूंकि चीज पहले ही संज्ञान में आ गई, इस तरह ही थी, टोटल खत्म हो गई। और इसका प्रमाण ये भी है कि उसके बाद वो जनपदों में आपके कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया। जी जी। तो कुल लुब्बे-लुबाब ये है कि देखिए, गुंजाइश तो हमेशा व्यवस्था में सुधार की रहेगी। बस मौजूदा सिस्टम को अधिकृत करने के अलावा नीचे के स्तर पर इस बात की जरूर आवश्यकता है कि नीचे के स्तर पर भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। जी जी जी। हर सिपाही की जिम्मेदारी हो कि भाई ठीक है, तुम इस बीट के सिपाही हो, यहाँ तो सेक्टर पड़ते हैं, तुम्हारे इलाके में एक ब्लॉक पड़ता है, तो इस एक ब्लॉक में अगर कुछ अच्छा होगा तो क्रेडिट तुमको मिलेगी और बुरा होगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब वो फिर मजबूरी में वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस सुधार की, मौजूदा सिस्टम में भी इस सुधार की आवश्यकता है कि अकाउंटेबिलिटी एंड बिहेवियर टू द पब्लिक। बहुत अच्छा जी, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद विनोद जी, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे RK चतुर्वेदी जी को, जो नोएडा में 1993 से 97 तक DSP रहे, 1998 से 99 तक SP सिटी रहे
और 2008 से 9 तक गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी भी रहे। आप समझ सकते हैं, पुलिस स्ट्रक्चर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर नोएडा के बारे में उनसे ज्यादा बेहतर जानकारी कोई नहीं दे सकता, और ये जानकारी उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर नोएडा के लेकर पूरी दी है। और हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद कौन सी ऐसी कमी है जिसको अभी पूरा किया जाना है। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।